मैं अपने बेटे को ऑफिस में सरप्राइज देने गया। उसके ऑफिस के दरवाजे से मैंने सुना कि मेरी बहू ने कहा, क्या तुम यकीन कर सकते हो कि वह कुछ नहीं समझेगा? मेरे बेटे ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे पापा तो एक पुराने मूर्ख हैं। मैं हर शब्द सुनकर सन्न रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वे हंस रहे थे और योजना पर चर्चा कर रहे थे। तभी मुझे समझ में आया कि यह महज एक व्यापारिक बातचीत नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे आपको बताना है कि मैं इस स्थिति में कैसे पहुंचा। एक गर्वित पिता जो अपने बेटे को सरप्राइज देने गया, उसने सबसे बुरी दगाबाजी का सामना किया। मेरा नाम जावेद खान है। मैं 57 साल का हूं। मैं डोमिंगेज एंड एसोसिएट्स का संस्थापक और मालिक हूं, एक व्यापारिक परामर्श फर्म जिसे मैंने 28 साल पहले जीरो से शुरू किया था। मैंने एक किराए के कमरे में एक पुरानी कंप्यूटर के साथ शुरुआत की थी और बहुत सारे सपने लिए थे। आज हमारे पास भारत के 5 शहरों में ऑफिस हैं और हम सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। मुझे कुछ नहीं विरासत में मिला, न ही कोई विशेष संपर्क था। सिर्फ मेहनत, बुद्धिमत्ता और अपने परिवार को वो देने की दृढ़ता जो मैंने कभी नहीं पाया। स्थिरता, सुरक्षा, अवसर। मैंने 25 साल की उम्र में लता से शादी की। वह 23 साल की थी। वह एक अंग्रेजी की शिक्षिका थी, खूबसूरत, समझदार और सफल बच्चों के सपने देखने वाली। हमारे 2 बच्चे हुए, समीर जो अब 30 साल का है और उसके बाद ईशा जो 27 की है। सालों तक हम परफेक्ट परिवार रहे, जिसे सभी लोग पसंद करते थे। यूरोप की छुट्टियां, नैनीताल और वसंत कुंज में घर, बच्चों की बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई और हर तरह की सफलताओं का श्रेय। लता 5 साल पहले अचानक मस्तिष्क एन्युरिज्म से चल बसी। एक दिन वह समीर की शादी की योजना बना रही थी। अगले दिन वह अस्पताल में थी और 2 दिन बाद बिना अलविदा कहे चली गई, खाली। ये दर्दनाक था, लेकिन मुझे अपने बच्चों, अपने व्यवसाय और लता और मैंने जो कुछ बनाया था उसे बनाए रखने के लिए आगे बढ़ना था। समीर ने लता के निधन के 6 महीने बाद अंजलि से शादी की, जो विश्वविद्यालय में मिली एक महिला थी। खूबसूरत, आकर्षक, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे हमेशा असहज किया। उसकी आंखों में एक ठंडक, बोलने का एक चालाक तरीका। लेकिन मेरे बेटे ने उसे प्यार किया, या ऐसा कहा, इसीलिए मैंने उसे परिवार में स्वीकार कर लिया। ईशा ने भी 2 साल बाद फरहान से शादी की, जो एक अच्छे स्वभाव का आर्किटेक्ट था। वह शुरू से ही मुझे पसंद आया। लता के जाने के बाद मैंने उनके व्यवसाय का उत्तराधिकारी चुनने के बारे में सोचना शुरू किया। जब मैं अब नहीं रहूंगा या जब मैं बस रिटायर होना चाहूंगा तो कंपनी का क्या होगा? और स्पष्ट उत्तर था, समीर। मेरे बेटे ने अमेरिका में एमबीए की पढ़ाई की थी। उसके पास योग्यताएं, ज्ञान और मेरा खून था। यह स्वाभाविक चुनाव था। मैंने 3 साल पहले समीर से कहा, मुझे चाहिए कि तुम कंपनी में अधिक शामिल होना शुरू करो। यह सीखो कि सब कुछ कैसे काम करता है, ताकि तुम अंततः नियंत्रण ले सको। सच में पापा? उसके आंखों में चमक आई। यह अद्भुत होगा, लेकिन तुम्हें नीचे से शुरू करना होगा, जैसे मैंने किया। हर विभाग को जानना होगा, हर प्रक्रिया को समझना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए एक पद नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें इसे हासिल करना होगा। मैं समझता हूं और मैं करूंगा, तुमसे वादा करता हूं। उसने परियोजना सहायक के रूप में शुरुआत की, मामूली वेतन, बिना किसी विशेषाधिकार के, और मेरे आश्चर्य के लिए उसने अच्छा किया। वह जल्दी आता, देर तक रुकता, समझदारी से सवाल पूछता, नोट्स लेता और वास्तव में रुचि दिखाता। मुझे तुम पर गर्व है, मैंने 6 महीने बाद कहा। तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास यह सब कुछ है। धन्यवाद पापा, यह मेरे लिए सब कुछ है। अगले 2 सालों में समीर ने तरक्की की। समन्वयक, परियोजना प्रबंधक, उपनिदेशक, हर पद प्रमोशन के साथ मिला, संतुष्ट ग्राहकों और सफल परियोजनाओं के परिणामों के आधार पर। और 6 महीने पहले मैंने अंतिम निर्णय लिया, समीर, अब समय है। मैं तुम्हें संचालन निदेशक नियुक्त कर रहा हूं। तुम मेरे दाहिने हाथ बनोगे और 2 साल में, जब मैं 60 का हो जाऊंगा, तुम्हें पूरी कंपनी की जिम्मेदारी दूंगा। पापा, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। धन्यवाद, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अंजलि, उसकी पत्नी,
उत्साहित थी। जावेद, यह अद्भुत है। समीर को अंततः वह पहचान मिल रही है जिसकी उसे जरूरत थी, और हमें वह स्थिरता मिल रही है जो हमें परिवार शुरू करने के लिए चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन हम चाहते थे कि समीर की स्थिति पहले सुरक्षित हो जाए, और अब वह है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मेरा बेटा तरक्की कर रहा था, मेरी विरासत सुरक्षित थी, कंपनी अगली पीढ़ी के लिए अच्छे हाथों में थी। लेकिन हमेशा की तरह दिखावे धोखा देते हैं। 3 महीने पहले मैंने कुछ अजीब बातें नोटिस की। शुरू में छोटी छोटी समीर मेरी सूची में नहीं थी। नए ग्राहक जिनसे मैं परिचित नहीं था, अनुबंध जो बिना मेरी अंतिम समीक्षा के हस्ताक्षरित हुए। समीर, ये कॉर्पोरेट कौन है? स्टार ऑफ द साउथ। मैंने देखा कि तुमने उनके साथ 2 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ओह हाँ, ये एक नया ग्राहक है। पुनर्गठन परामर्श। सब कुछ ठीक है पापा, चिंता मत करो। मैं फाइल देखना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं इसे आज दोपहर भेज दूंगा। लेकिन फाइल कभी नहीं आई, और जब मैंने फिर से पूछा, समीर ने कहा, पापा, यह प्रक्रिया में है। हम अभी भी दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक है। मुझ पर भरोसा करो। और मैंने भरोसा किया, क्योंकि वह मेरा बेटा था और उसने 2 साल तक क्षमता साबित की थी। अजीब अनुबंध आने लगे। कंपनियां जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, सामान्य नामों के साथ अस्पष्ट सेवाओं के लिए बड़ी राशियां चुका रही थीं। प्रक्रिया ऑप्टिमाइजेशन, समग्र रणनीतिक परामर्श, कॉरपोरेट पुनर्गठन में सलाह। सब कुछ सही लगता था, लेकिन कुछ ऐसा था जो स्पष्ट नहीं था। मेरा अकाउंटेंट श्री अर्नेस्टो, जिसने मेरे साथ 20 साल काम किया, 2 महीने पहले मेरे पास आया और उसके चेहरे पर चिंता थी। जावेद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, जो समीर ने ट्रांजैक्शंस की हैं उन पर कुछ शक है। किस तरह के शक? मैंने पूछा। कुछ अजीब है। पैसे ऐसी कंपनियों से आ रहे हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है, और फिर अनजान कंपनियों को भेजे जा रहे हैं, जैसे हम किसी के लिए बिचौलिए का काम कर रहे हों। मैंने कहा, यह तो असंभव है। समीर ऐसा नहीं करेगा। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन जावेद, तुम्हें जांच करनी चाहिए। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखो, उन ग्राहकों से बात करो, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है और वो तुम्हारे नाम पर है, तो तुम ही जिम्मेदार होगे। मैंने सोचा कि मुझे समीर से बात करनी चाहिए, लेकिन जब भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, समीर के पास बहाने होते थे। पापा, मैं एक मीटिंग में हूं। पापा, मुझे एक ग्राहक से मिलना है। पापा, मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करेंगे। मैंने उसे भरोसा किया, लेकिन कल मैंने तय किया कि मुझे उत्तर चाहिए, और मैंने बिना बताए ऑफिस में उसे सरप्राइज करने का प्लान बनाया। मैं सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंचा। समीर ने मेरा इंतजार नहीं किया। उसकी सहायक ने मुझे आश्चर्य से देखा। श्री जावेद, आपको आज आने की जानकारी नहीं थी? क्या समीर है? मैंने पूछा। हाँ हाँ, वह अपनी पत्नी के साथ ऑफिस में है। वे एक प्राइवेट मीटिंग में हैं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे बताना मत, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूं। मैंने अपने कंपनी के गलियारों में चलते हुए उन कर्मचारियों को देखा जिन्होंने मुझे नमस्ते कहा। मैंने उन आधुनिक ऑफिसों को देखा जो मेरी मेहनत का परिणाम थे, और मुझ में गर्व महसूस हुआ। जब मैं समीर के ऑफिस के पास पहुंचा तो दरवाजा हल्का खुला था। मैंने दस्तक देने का सोचा, लेकिन मैंने आवाजें सुनी। समीर और अंजलि धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बातें कर रहे थे। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह जान नहीं जाएगा? अंजलि ने पूछा। समीर हंसते हुए बोला, मेरे पापा बहुत बूढ़े हो गए हैं। वह रिटायरमेंट और गोल्फ में इतने खोए हैं कि उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इसका पता नहीं। मैं ठिठक गया। मेरे बेटे ने मुझे बूढ़ा कहा, लेकिन यह उसकी कंपनी थी। अंजलि ने कहा, अगर वह किताबें देखता है तो कुछ नहीं मिलेगा। श्री अर्नेस्टो ही एकमात्र हैं जो शक कर सकते हैं, और मैंने उसके लिए सब कुछ सीमित कर दिया है। अब वह पूरी ट्रांजैक्शंस नहीं देख सकता। तुम कितनी चालाक हो, अंजलि ने प्रशंसा के स्वर में कहा। जब यह काम करेगा तो हमें 25 मिलियन मिलेंगे, जिसमें हमारी कमीशन 2 करोड़ और आधा होगी। यह तुम्हारे लिए उस घर को खरीदने के लिए काफी है जो तुम चाहती हो।
मैंने अपने दिल की धड़कनें सुनी। मेरा बेटा न केवल मुझे बूढ़ा कह रहा था, बल्कि मेरी कंपनी का इस्तेमाल धन की सफाई के लिए कर रहा था। उसने मुझे बाहर निकालने का योजना बनाया था, और अगर कुछ गलत होता तो मैं ही इसके लिए जिम्मेदार होता। अंजलि ने पूछा, और तुम्हारी बहन? उसने कहा, ईशा को कुछ शक है। समीर ने हंसते हुए कहा, ईशा बस अपने बच्चों और अपने मामूली आर्किटेक्ट पति की परवाह करती है, उसे बिजनेस की कोई समझ नहीं है। मैंने चुपचाप पीछे हटकर बड़ा गहरा सांस लिया। मुझे बाहर निकलना था, सोचना था, योजना बनानी थी। मैंने फिर से गलियारों में चलना शुरू किया। इस बार किसी को नहीं देखा, केवल धोखा, दर्द और बढ़ती हुई गुस्से का अनुभव कर रहा था। अपने कार में बैठकर मैंने जो कुछ सुना उसे पचाने की कोशिश की। मेरा बेटा मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मेरी कंपनी, मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ धन की सफाई के लिए। अगर अधिकारियों ने इसे खोज लिया तो मैं ही जेल जाऊंगा। नहीं, समीर ने तो यह सुनिश्चित किया था। सब कुछ उसके नाम पर था। इसका मतलब था कि फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में मेरा हस्ताक्षर या मेरी फर्जी हस्ताक्षर थी। गुस्सा मुझे खा रहा था, लेकिन यह एक व्यक्तिगत विश्वासघात था। मेरे बेटे ने मुझे बूढ़ा कहा था और मुझे अयोग्य घोषित करने की योजना बनाई थी। फिर कुछ बदल गया। गुस्सा ठंडा, गणनात्मक और रणनीतिक बन गया। अगर समीर सोचता था कि मैं बूढ़ा हूं, तो वह गलत था। मैंने अपने दम पर एक साम्राज्य खड़ा किया था। मैंने आर्थिक संकटों, कड़ी प्रतिस्पर्धा और मुश्किल ग्राहकों का सामना किया था। अगर मेरे बेटे ने जंग की इच्छा की, तो वह मुझे अपनी शर्तों पर मिलेगी। मैंने अपना फोन निकाला और अपने व्यक्तिगत वकील को बुलाया, न कि कॉरपोरेट वकील को। उसने शायद पहले ही सब कुछ जान लिया था। मैंने अपने विश्वविद्यालय के दोस्त मिगुएल हेर्रेरा को बुलाया, जो अब भारत के सबसे सम्मानित वकीलों में से एक था। मिगुएल, मुझे तुमसे मिलना है। ये बहुत जरूरी है। ये मेरी कंपनी और मेरे बेटे के बारे में है। क्या हुआ? उसने पूछा। मैं फोन पर नहीं बता सकता। क्या तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो? रात 8 बजे। और किसी ऐसे व्यक्ति को लाना जो विशेषज्ञ हो। पिता की खोज जावेद खान ने अपने बेटे समीर पर गंभीर आरोप खोजे हैं। जब मैंने यह सब जाना तो मैंने तुरंत एक निजी जासूस को बुलाया, जिसे मैंने पहले भी अपने व्यावसायिक साझेदारों की जांच के लिए इस्तेमाल किया था। रॉबर्टो सांचेज। वह बेहद गोपनीय, कुशल और पूरी तरह से वफादार था। रॉबर्टो, मुझे समीर खान और उसकी पत्नी अंजलि की पूरी जांच करवानी है। मुझे सब कुछ चाहिए, उनकी वित्तीय स्थिति, संपर्क, बैंक लेन देन, सब कुछ, और यह पूरी तरह से गोपनीय रहना चाहिए। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, खासकर मेरे बेटे को। समझ गए? मुझे 48 घंटे दो। मैं घर आया, एक पेग विस्की लिया और उस स्टडी में बैठ गया जहां लता और मैंने अपने भविष्य की योजना बनाई थी, जहां हमने अपने सफल बच्चों के सपने देखे थे, परिवार की विरासत की बातें की थीं। मैंने सोचा, कब सब कुछ गलत हो गया? कब मेरा बेटा ऐसा बन गया? मैंने दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर देखा। समीर 10 साल का, मुस्कुराता हुआ, मासूम। वो बच्चा कहाँ गया? कब मर गया और इस आदमी ने उसकी जगह ले ली जो मुझे बूढ़ा कहता है? मेरे फोन की रिंग बजी। समीर था। हे पापा, तुम्हारी सहायक ने कहा कि तुम आज ऑफिस में थे, लेकिन तुम मुझसे नहीं मिले। क्या कुछ हुआ? उसकी आवाज में गर्मजोशी थी, लेकिन मैं जानता था कि यह पूरी तरह से झूठा था। नहीं बेटे, मैं बस कुछ दस्तावेज लेने आया था, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी ऑफिस में व्यस्त देखा, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। अच्छा, तुम्हें मुझे मिलना चाहिए था। मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए समय है। झूठ, मैंने मन में सोचा। मैं जानता हूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं कल बोर्ड मीटिंग में तुम्हें देखूंगा। मैं वहीं रहूंगा। और पापा, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, मुझे यह अवसर देने के लिए। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने सोचा, तुमने पहले ही निराश किया है। मैंने तय किया कि मैं अभी समीर का सामना नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि वह जानता कि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल गया है। अगर उसने जाने दिया तो उसके पास सब कुछ छिपाने का समय होगा। मैं वह नहीं करूंगा जो वह कर रहा है। सामान्य दिखूंगा, जैसे कुछ भी ठीक है, जबकि मैं गुप्त रूप से सबूत जुटा रहा हूं, अपना मामला बना रहा हूं और अपनी योजना तैयार कर रहा हूं।
क्योंकि अगर कुछ मैंने 28 वर्षों के व्यापार में सीखा है तो वह यह है, जानकारी शक्ति है। और जो पहले बिना तैयारी के कदम उठाता है वह हार जाता है। समीर ने एक बड़ी गलती की थी। उसने अपने पिता को कम समझा। उसने सोचा कि मैं बहुत बूढ़ा, बहुत आत्मसंतुष्ट हूं असलियत को देखने के लिए। लेकिन मैंने सच्चाई देखी थी और अब मैं उसी सच्चाई का इस्तेमाल करने जा रहा था ताकि उसके योजनाओं को नष्ट कर सकूं और उसे जीवन का सबसे महंगा सबक सिखा सकूं। क्योंकि कोई भी, बिल्कुल कोई भी, मेरे नाम का उपयोग करके अपराध नहीं कर सकता, यहां तक कि मेरा बेटा भी नहीं। मिगेल हेरेरा मेरे घर पर ठीक 8 बजे आया, एक 40 वर्षीय महिला के साथ जो बेहद एलिगेंटे थी और जो सब कुछ देख रही थी। जावेद, ये हैं वकील पत्रिका मोरेनो, वित्तीय अपराधों की विशेषज्ञ, पूर्व अभियोजक, अब निजी प्रैक्टिस में। मैंने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया और उन्होंने आने के लिए सहमति दी। आने के लिए धन्यवाद वकील साहब। मुझे पत्रिका कहें। और मिगेल ने कहा कि यह बहुत जरूरी है जो आपके बेटे से जुड़ा है। मैंने उन्हें अपने स्टडी में ले जाकर दरवाजा बंद किया और सब कुछ बताया, हर एक शब्द, हर एक विवरण, बिना कुछ छुपाए। पत्रिका नोट्स ले रही थी। उसकी चेहरे की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। श्री खान, यह गंभीर है, बहुत गंभीर। अगर आपने जो सुना है वह सच है तो आपका बेटा आपकी कंपनी का उपयोग पैसे की सफाई के लिए कर रहा है, संभवतः संगठित अपराध से, और सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर रहा है कि अगर कुछ गलत होता है तो आप जिम्मेदार होंगे। इसके परिणाम कितने गंभीर हैं? मैंने पूछा। कानूनी रूप से पैसे की सफाई के लिए 15 साल की जेल हो सकती है और आपकी सभी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं, आपकी कंपनी बंद हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो सकती है। और अगर वे संगठित अपराध से जुड़े हैं तो अधिकारियों को यह विश्वास दिलाना मुश्किल होगा कि आप नहीं जानते थे, लेकिन यह आपकी कंपनी है, आपका नाम है। अवैध रूप से यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जानें क्या हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मिगेल बोला। पहला, सब कुछ दस्तावेजित करें, हमें ठोस सबूत चाहिए। दूसरे, अपने आप को कानूनी रूप से सुरक्षित करें, समीर की जिम्मेदारी से अलग। और तीसरा, निर्णय लें, क्या आप अपने बेटे को रिपोर्ट करेंगे या इसे व्यक्तिगत रूप से सुलझाने की कोशिश करेंगे? व्यक्तिगत रूप से सुलझाने के विकल्प क्या हैं? पत्रिका बोली। उसे सामना करें, उसे सब कुछ रोकने के लिए कहें, पैसे वापस करने के लिए कहें, यदि संभव हो। लेकिन श्री खान, यह जोखिम भरा है, क्योंकि अगर संगठित अपराध शामिल है तो वे आपका पैसा आसानी से नहीं छोड़ेंगे और आपका बेटा खतरे में पड़ सकता है। आप भी। और अगर मैं रिपोर्ट करता हूं? मैंने पूछा। तो समीर पर आपराधिक आरोप लगते हैं, संभवतः जेल, और आपको अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा, सभी सबूत प्रदान करना होगा। यदि आवश्यक हो तो अपने बेटे के खिलाफ गवाही देनी होगी। यह विचार मुझे चक्कर में डाल रहा था, लेकिन विकल्प यह था कि मैं उसे जारी रखने दूं, मुझे इस्तेमाल करने दूं, अंततः मुझे नष्ट करने दूं। मुझे सोचना है, लेकिन पहले मुझे सभी सबूत चाहिए। मुझे जानना है कि उसने वास्तव में क्या किया है। मैं इसमें मदद कर सकती हूं, पत्रिका बोली। मेरे पास संपर्क हैं फोरेंसिक जासूस। हम आपकी कंपनी का गुप्त ऑडिट कर सकते हैं, सभी फर्जी अनुबंधों, सभी संदिग्ध लेन देन को ढूंढ सकते हैं और सब कुछ दस्तावेजित कर सकते हैं। यह 1 हफ्ता, शायद 2 लगेगा। लेकिन यह पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए। कंपनी में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, खासकर समीर और श्री अर्नेस्टो, आपके अकाउंटेंट को। वह पहले से ही कुछ संदिग्ध है। मैं कल उससे बात करने वाला हूं और उसे अपने पक्ष में लाना होगा। मुझे कंपनी के अंदर सहयोगी चाहिए। मिगेल और पत्रिका के जाने के बाद मैं देर रात तक जागता रहा। सोचते सोचते मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहां कैसे पहुंचा। किस पल मेरे बेटे ने यह तय किया कि मुझे धोखा देना, मेरा इस्तेमाल करना और मुझे संभावित रूप से नष्ट करना स्वीकार्य है। मैंने लता के बारे में सोचा। वह क्या कहेगी? वह कैसे प्रतिक्रिया करेगी? वह हमेशा बच्चों के प्रति मुझसे अधिक सख्त थी, सीमाएं और दंड लगाने में अधिक तैयार। जावेद, तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो, वह मुझसे कहती थी। तुम उन्हें सब कुछ दे रहे हो बिना मेहनत कराए, और एक दिन यह तुम्हें चोट पहुंचाएगा।
वह हमेशा की तरह सही थी, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था, क्योंकि मैं कूल पिता बनना चाहता था। वह पिता जो बिना शर्त के अवसर देता है, और अब मैं इसकी कीमत चुका रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी ऑफिस पहुंचा, जब कोई और नहीं था। मैं सीधे फरहान के दफ्तर गया। जावेद, ये क्या आश्चर्य है, तुम आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं आते। मुझे तुमसे बात करनी है जो तुमने मुझे 2 महीने पहले बताया था, उन अजीब लेन देन के बारे में। उसकी चेहरे की सच्चाई गंभीर हो गई। तुमने जांच की? क्या? हाँ, और तुम्हारी बात सही है, कुछ गलत है, बहुत गलत। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और यह पूरी तरह से गोपनीय रहना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? सभी लेन देन, सभी अनुबंधों का पूरा एक्सेस, सब कुछ जो समीर ने संभाला है, और मुझे यह बिना उसकी जानकारी के इकट्ठा करना होगा। यह कठिन होगा। समीर ने 3 सप्ताह पहले सिस्टम में मेरी अनुमति बदल दी थी। अब मेरे पास पूरा एक्सेस नहीं है। क्या तुम वह एक्सेस फिर से प्राप्त कर सकते हो बिना उसकी जानकारी के? मैं कोशिश कर सकता हूं। मैं सिस्टम का प्रशासनिक हूं। तकनीकी रूप से मेरे पास अनुमति बदलने का अधिकार है। लेकिन अगर समीर लॉग्स की जांच करता है तो वह देखेगा कि मैंने कुछ किया है। फिर भी ऐसा करो और लॉग्स को मिटा दो या उन्हें संशोधित करो, जो भी आवश्यक हो। क्योंकि फरहान, अगर हम इसे नहीं रोकते हैं तो न केवल समीर जेल जाएगा बल्कि मैं भी, और कंपनी बंद हो जाएगी और तुम अपनी नौकरी खो दोगे। हम सब हारेंगे। यह बहुत गंभीर है, लेकिन मैं इसे सही कर सकता हूं अगर मेरे पास सही साक्ष्य हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? फरहान ने मुझे लंबे समय तक देखा, फिर सिर हिलाया। तुम एक अच्छे आदमी हो जावेद, और तुमने मेरे साथ 20 सालों से न्याय किया है। इसीलिए हां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे 3 दिन दो, मैं सब कुछ इकट्ठा करूंगा। धन्यवाद। और फरहान, अगर समीर कुछ पूछे तो सामान्य व्यवहार करो, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं ऐसा ही करूंगा। उस शाम निदेशक मंडल की बैठक थी। हम 5 थे। मैं, समीर, 2 बाहरी निदेशक जो कि सलाहकारों से अधिक थे, और एक कानूनी निदेशक जो शायद पहले से ही शामिल था। समीर ने तिमाही के नंबर पेश किए। सब कुछ ठीक लग रहा था। आय बढ़ी, खर्च नियंत्रित हैं, मार्जिन स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा काम समीर, मैंने कहा एक गर्वित पिता की तरह। नए ग्राहक अच्छे परिणाम ला रहे हैं। धन्यवाद पापा। मैं बस वही कर रहा हूं जो तुमने मुझे सिखाया। झूठा, गंदा झूठा। इन ग्राहकों के बारे में मुझे और बताओ। कॉर्पोरेट एस्टेला डेल सुर, ग्रुपो इनोवेशन इंटीग्रल, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिक डेल पैसिफिक। मैं उन्हें नहीं जानता। ये मध्यम आकार की कंपनियां हैं जो ऑपरेशंस को अनुकूलित करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ खास नहीं, लेकिन वे अच्छा भुगतान करते हैं और संभालना आसान है। मैं मालिकों से मिलना चाहूंगा। शायद हम उनके साथ काम का विस्तार कर सकें। उसकी आंखों में जल्दी से भय की चमक आई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है पापा। ये मध्यम स्तर के ग्राहक हैं। इन्हें संस्थापक की देखभाल की जरूरत नहीं। यह मच्छरों को तोप से मारने जैसा होगा। फिर भी मुझे अपने ग्राहकों को जानना पसंद है। मैं व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता हूं। ठीक है, मैं कुछ व्यवस्थित करूंगा, लेकिन शायद 1 महीने में। वे अभी व्यस्त हैं। बिल्कुल, मैं उन बैठकों की प्रतीक्षा करूंगा। बैठक के बाद समीर ने मुझे रोका। पापा, अचानक इन ग्राहकों में इतनी रुचि क्यों? बस जिज्ञासा। मुझे एक सीईओ के रूप में हमारे पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहिए। लेकिन तुम हाल ही में इतना दूर थे, मुझे सब कुछ संभालने दे रहे थे। अचानक ये बदलाव क्यों? कोई बदलाव नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा भी हूं। क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं, बस मुझे आश्चर्य हुआ। यह तो नहीं है। मैंने सोचा कि तुम रिटायर होने की तैयारी कर रहे हो, मुझे पूरी नियंत्रण देने के लिए। और मैं कर रहा हूं, लेकिन 2 साल में अभी नहीं। फिलहाल मैं अभी भी प्रमुख हूं और मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, समझे? बिल्कुल। उस रात रॉबर्टो सांचेज, निजी जासूस, ने मुझे फोन किया। सर डोमिंगेज, मेरे पास प्रारंभिक जानकारी है और यह चिंताजनक है। बताओ। तुम्हारा बेटा और बहू अपनी तनख्वाह से बहुत अधिक जीवन शैली जी रहे हैं। महंगी यात्राएं, डिजाइनर कपड़े, हर साल नई कार, और उन्होंने हाल ही में बोस्किस डेल लुमास में एक घर के लिए डाउन पेमेंट किया है। 8 मिलियन रुपये।
नकद। उनके पास यह पैसा कहां से आया? किसी भी दृश्य वैध स्रोत से नहीं। उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में ये फंड नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि छुपे हुए खाते हो सकते हैं, शायद ऑफशोर, और तुम उन खातों का पता लगा सकते हो। मैं उस पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे और समय चाहिए, और शायद हमें कंप्यूटर या फोन का एक्सेस चाहिए होगा ताकि विवरण निकाल सकें। जांच जारी रखो। और रॉबर्टो, एक बात और है, मुझे यह जानने की जरूरत है कि असली ग्राहक कौन है। कॉर्पोरेट एस्टेला डेल सुर, ग्रुपो इनोवेशन इंटीग्रल, वे सब। मुझे जानने की जरूरत है कि इन कंपनियों के पीछे कौन है। मैं ऐसा करूंगा। लेकिन सर डोमिंगेज, अगर ये ग्राहक संगठित अपराध से जुड़े हैं तो यह आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे सच्चाई चाहिए। 3 दिन बाद फरहान रात में मेरे घर आया और एक यूएसबी हाथ में लिए हुए था। यहां सब कुछ है। पिछले 8 महीनों में समीर द्वारा हस्ताक्षरित सभी अनुबंध, सभी लेन देन, सभी धन के आंदोलन, सब कुछ। और समीर को संदेह है? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन जावेद, तुम्हें यह अभी देखना चाहिए क्योंकि यह और भी बुरा है। जावेद खान ने अपनी लैपटॉप में यूएसबी कनेक्ट की और अगले 3 घंटों में उन्होंने देखा कि इरफान ने क्या सब कुछ दिखाया। 23 फर्जी कंपनियां, 42 लाख रुपए के लिए फर्जी अनुबंध, पैसे का आना जाना, और मेरी कंपनी का उपयोग करके पैसा धोना। मेरे हस्ताक्षर इन अनुबंधों पर हैं, लेकिन यह तो जावेद का असली हस्ताक्षर नहीं है। यह तो जाली है, अच्छी तरह से बनाई गई, लेकिन जाली है। इरफान ने कहा, समीर ने तुम्हारे डिजिटल हस्ताक्षर तक पहुंच बनाई है और बिना तुम्हारी अनुमति के इसका उपयोग कर रहा है। यह धोखाधड़ी है और पैसे की सफाई भी। और भी बहुत कुछ है। देखो इन ट्रांसफर को। 3 लाख रुपए कैरेबियन द्वीपों में एक खाते में गए हैं, एक कंपनी के नाम पर जिसका नाम एसडीए होल्डिंग्स है। मैंने जांच की। एसडीए समीर डोमिंगेज और अंजलि के प्रारंभिक अक्षर हैं। वे पैसे का एक हिस्सा रख रहे हैं। बिल्कुल सही। वे न केवल दूसरों के लिए पैसे धो रहे हैं, बल्कि बड़ा कमीशन भी चुरा रहे हैं। और अगर अधिकारियों को यह पता चला तो वे सोचेंगे कि तुमने इसे अधिकृत किया है, कि तुम ही मुख्य साजिशकर्ता हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। समीर ने इस पर ध्यान रखा है। गुस्सा और डर दोनों ही जावेद को खा रहे थे, क्योंकि इरफान सही था। अगर यह सब सामने आया तो उसे ही परिणाम भुगतने होंगे। नहीं, समीर ने मुझे गिराने के लिए एक परिपूर्ण संरचना बनाई है। तुम इस सब की कई प्रतियां बना सकते हो, विभिन्न प्रारूपों में और सुरक्षित स्थानों पर रख सकते हो। इरफान ने कहा, मैंने ऐसा कर लिया है। मेरे पास 3 यूएसबी हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, और एक बैंक में एक सुरक्षित स्थान पर। अच्छा है, क्योंकि हमें इसकी जल्दी जरूरत पड़ेगी। अगले दिन पट्रीसिया मोरेनो अपने फोरेंसिक जांचकर्ताओं की टीम के साथ जावेद के घर आई। उन्होंने इरफान द्वारा जुटाए गए सभी सबूतों को देखा। यह काफी है, उसने कहा। काफी है आपराधिक आरोप लगाने के लिए, आपके बेटे से आपकी जिम्मेदारी अलग करने के लिए, और अगर अधिकारियों ने पहले से जांच की है तो आपकी सुरक्षा के लिए। क्या आपको लगता है कि वे पहले से जांच कर रहे हैं? जावेद ने पूछा। संभव है। इस स्तर की गतिविधियों से वित्तीय प्रणाली में स्वचालित अलर्ट उत्पन्न होते हैं। अगर किसी ने कुछ संदिग्ध देखा तो वे तुम्हें गवाह के रूप में रखना चाहेंगे, न कि संदिग्ध के रूप में। तो तुम क्या सलाह देती हो? पहले खुद आगे बढ़ो, अधिकारियों के पास जाओ, सबूत पेश करो, दिखाओ कि तुम अपने बेटे द्वारा किए गए धोखाधड़ी का शिकार हो, और पूरी तरह से सहयोग करो। समीर को बहुत सारी जेल हो सकती है, और उसकी पत्नी को भी, और अगर संगठित अपराध इसमें शामिल है तो उनकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई शारीरिक नुकसान पहुंचे, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। तो तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि हर दिन जो बीतता है उसमें और पैसे धोए जाते हैं, और समीर अपनी खुद की कब्र और गहरा खोदता जा रहा है। रात को समीर ने जावेद को फोन किया। पापा, क्या हम कल रात खाना खा सकते हैं? सिर्फ तुम और मैं। कुछ ऐसा है जो मुझे तुमसे चर्चा करनी है। किस बारे में? भविष्य के बारे में, कंपनी के बारे में, तुम्हारे रिटायरमेंट को तेज करने के बारे में। यह वह पल था जिसका जावेद इंतजार कर रहा था। समीर उसे जल्दी रिटायर करने के लिए दबाव डाल रहा था, ताकि वह पूरी तरह से नियंत्रण में आ सके।
बिल्कुल बेटे, कहाँ? मेरे घर पर? अंजलि खाना बनाएगी, कुछ खास पारिवारिक? बढ़िया। कितने बजे? 8 बजे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जावेद ने फोन रखा और उसे पता था कि क्या होने वाला है। समीर उसे दबाव में लाने वाला था। शायद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश करेगा या फिर भावनात्मक रूप से उसे कट्टरता में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन जावेद का एक अलग योजना था और वह रात यादगार बनने वाली थी, लेकिन समीर की अपेक्षाओं के विपरीत। जावेद ने पटरीसिया को फोन किया। कल रात मेरा बेटा कुछ करने वाला है और मैं तैयार रहना चाहता हूं। क्या तुम छिपा हुआ रिकॉर्डिंग उपकरण ला सकती हो? मैं कर सकती। हम्म। क्या तुम उसकी अनुमति के बिना रिकॉर्ड करोगे? हाँ हाँ। और मुझे पता है कि यह अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन मुझे उसकी बातों का रिकॉर्ड रखना है। समझ गई। मैं तुम्हें उपकरण दिला दूंगी, लेकिन जावेद ध्यान रखना, अगर वह हिंसक हो जाए तो तुरंत बाहर निकल जाना। मैं ऐसा करूंगा। जावेद ने उस दिन मानसिक रूप से तैयारी की, ये जानते हुए कि अगली रात का खाना एक मोड़ साबित होने वाला था। और भले ही उसका दिल उस पर जो होने वाला था उसके लिए दुखी था, लेकिन उसका दिमाग साफ था, क्योंकि अब यह सिर्फ उसके बारे में नहीं था, बल्कि न्याय, गंभीर अपराधों को रोकने और उसके नाम, उसकी विरासत और स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में था, भले ही इसका मतलब अपने ही बेटे को नष्ट करना हो। अगले दिन की शाम पट्रीसिया ने उसे रिकॉर्डिंग उपकरण सौंपा, एक छोटे बटन के आकार का उपकरण जिसमें माइक्रोफोन था। यह तुम्हारी शर्ट पर अदृश्य रूप से चिपक जाएगा। इसमें 4 घंटे की बैटरी है। यह अपने आप रिकॉर्ड करता है और इस रिसीवर पर लाइव ट्रांसमिट करता है, जिसे तुम अपनी कार में छोड़ सकते हो। बिल्कुल सही। जावेद, सच में, अगर तुम खतरे में हो तो बाहर निकल आना, पुलिस को बुलाना। मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यह करना जरूरी है। मुझे यह सुनना है कि वह मुझे क्या बताने वाला है, वह क्या चाहता है। जावेद समीर के घर पर ठीक 8 बजे पहुंचा। एक खूबसूरत घर जो उसने उनकी खरीद में मदद की थी। 2 लाख रुपए जो कभी वापस नहीं हुए। अब मुझे समझ में आया कि क्यों। क्योंकि वे सब कुछ के लिए धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे। अंजलि ने दरवाजा खोला, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। जावेद, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आओ, अंदर आओ। धन्यवाद अंजलि, ये तो बहुत खुशबूदार है। मैंने तुम्हारा पसंदीदा बनाया है, बिरयानी और पनीर टिक्का, एक पारंपरिक रात्रि भोज। बहुत बढ़िया लगता है। समीर रसोई से 2 ग्लास में जूस लेकर आया। पापा, स्वागत है। लो, ये आम का जूस है। मुझे पता है कि तुम इसे पसंद करते हो। मैंने जूस लिया लेकिन पिया नहीं, अभी नहीं। जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद, ये जानकर कि उन्होंने अन्य लोगों को भी मुश्किल में डालने की कोशिश की थी, मैं जोखिम नहीं उठाने वाला था। धन्यवाद बेटा, लेकिन तुम जानते हो कि मैं खाने से पहले ज्यादा नहीं पीता। ये मुझे भर देता है। ठीक है, जब चाहो। हम बैठक के कमरे में बैठे। सामान्य बातचीत, मौसम, समाचार, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मैं तनाव महसूस कर सकता था, जैसे हम दोनों सच्चाई का सही समय आने का इंतजार कर रहे थे। अंततः रात के खाने के बाद, मिठाई और कॉफी के बाद, समीर ने सुझाव दिया कि हम उनके निजी कार्यालय में बात करें, एक पिता और पुत्र के रूप में। अंजलि चुपचाप बाहर चली गई, हमें अकेला छोड़ दिया। कार्यालय बहुत सुंदर था। दीवारों पर किताबें, महोगनी की मेज, चमड़े की कुर्सियां, सब कुछ चोरी किए गए पैसे से खरीदा गया था। पापा, आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि मैं हाल ही में व्यस्त रहा हूं, शायद दूर रहा हूं, लेकिन इसका कारण यह है कि मैं हमारे लिए, परिवार के लिए, विरासत के लिए कुछ महत्वपूर्ण पर काम कर रहा हूं। मैं सुन रहा हूं। मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूं, कंपनी के बारे में, तुम्हारे रिटायरमेंट के बारे में, और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे तेजी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इसके हकदार हो। तुमने बिना आराम किए 28 साल काम किया है। तुमने कुछ अद्भुत बनाया है और अब यह समय है कि तुम इसका आनंद लो, यात्रा करो, जीवन जियो और अगली पीढ़ी को नियंत्रण में आने दो। लेकिन हमने कहा था कि 2 साल बाद। मुझे पता है, लेकिन पापा, क्यों इंतजार करना? मैं अब तैयार हूं। मैंने साबित कर दिया है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। आंकड़े पहले से कहीं बेहतर हैं, ग्राहक संतुष्ट हैं, सब कुछ सही चल रहा है,
और तुम वास्तव में क्या प्रस्तावित कर रहे हो कि तुम सामान्य प्रबंधन का पद मुझे सौंप दो। अब तुम परिषद के अध्यक्ष के रूप में रहो, तुम्हारी आवाज हो, लेकिन रोजमर्रा के कार्यों की जिम्मेदारी मत लो, और जब तक संभव हो अपने पैसे का आनंद लो। यह सुनने में उचित लगता है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? यह जल्दी नहीं है, यह एक अवसर है। पापा, मेरे पास योजनाएं हैं, कंपनी का विस्तार करने के बड़े प्लान, नए बाजार, नए सेवाएं, लेकिन मुझे इसे लागू करने के लिए पूरी स्वायत्तता चाहिए। और जब तक तुम सामान्य प्रबंधक हो, मुझे हर चीज के लिए तुम्हारी स्वीकृति चाहिए, जिससे चीजें धीमी हो जाती हैं। मैं समझता हूं। और ये योजनाएं उन नए ग्राहकों को शामिल करती हैं जो तुम लाए हो, जिन कंपनियों के नाम सामान्य हैं। मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, आश्चर्य, शायद डर, लेकिन जल्दी ही नियंत्रण में आ गया। हाँ बिल्कुल, ये ग्राहक भविष्य हैं, उभरती हुई कंपनियां जिनको गहन परामर्श की आवश्यकता है, बहुत लाभदायक, लेकिन जिन्हें निर्णय लेने में विवेक और चतुराई चाहिए, जो तब आसान होता है जब मुझे पूरा नियंत्रण हो। विवेक। उन्हें विवेक की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि ये निजी कंपनियां हैं जो नहीं चाहती कि उनके प्रतिस्पर्धी जानें कि वे पुनर्गठन कर रहे हैं या उन्हें समस्याएं हैं। यह हमारे व्यवसाय में सामान्य है, बेशक, लेकिन समीर, सामान्य प्रबंधक के रूप में मुझे हमारे सभी ग्राहकों के बारे में जानने का अधिकार है, सभी अनुबंधों की समीक्षा करने का, है ना? बिल्कुल। और तुम जब चाहो ऐसा कर सकते हो। बहुत अच्छा। तो कल मैं कॉर्पोरेट स्टार ऑफ द साउथ के प्रतिनिधियों से और ग्रुप इनोवेशन इंटीग्रल से और उन अन्य 20 कंपनियों से मिलना चाहता हूं जो तुमने पिछले महीनों में लाए हैं। पापा, इसे समन्वयित करना मुश्किल होगा। क्यों? अगर वे वैध ग्राहक हैं तो उन्हें उपलब्ध होना चाहिए जब तक कोई समस्या ना हो। कोई समस्या नहीं है, बस कुछ उन्हें मुझसे सीधे बात करना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे रखा, उस व्यक्तिगत संबंध के लिए। लेकिन मैं संस्थापक हूं, सामान्य प्रबंधक हूं। मेरी उपस्थिति उनके लिए एक सम्मान होनी चाहिए, जब तक वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं। चुप्पी, लंबी, असहज। तुम क्या इशारा कर रहे हो? अहम। पापा, मैं कुछ भी इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे पूछ रहा हूं, क्या वे ग्राहक असली हैं या वे फर्जी कंपनियां हैं जिनका तुम पैसे की सफाई के लिए उपयोग कर रहे हो? समीर तेजी से खड़ा हुआ, उसकी आंखों में गुस्सा। तुम कैसे हिम्मत करते हो? तुम मुझ पर ऐसा आरोप लगाने की कैसे हिम्मत करते हो? यह आरोप नहीं है अगर यह सच है। और समीर, मैं सच जानता हूं। मैं ठीक ठीक जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। मेरी कंपनी का, मेरे नाम का, मेरी जालसाजी के हस्ताक्षर का उपयोग करके लाखों रुपए धो रहे हो। तुम पागल हो, पैरानॉइड। शायद डॉन अर्नेस्टो सही था। शायद तुम अपनी मानसिक क्षमताएं खो रहे हो। डॉन अर्नेस्टो ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वास्तव में वही था जिसने मुझे चेतावनी दी, जिसने मुझे संदिग्ध लेन देन दिखाए, जिसने मुझे सबूत इकट्ठा करने में मदद की। सबूत? कौन सा सबूत? 23 फर्जी अनुबंधों का। 45 लाख रुपए तुम्हारे कैरिबियन खाते से धोए गए, जहां तुमने कमीशन जमा किए, सब कुछ। समीर की रंगत उड़ गई। पहली बार नियंत्रण गायब हो गया। इसे शुद्ध आतंक ने बदल दिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बुनियाद बना रहे हो। मेरे पास सब कुछ है, अनुबंध, लेन देन, बैंक रिकॉर्ड, गवाह, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पास तुम्हारी आवाज है। तुम्हारी और अंजलि की एक रिकॉर्डिंग जो 1 हफ्ते पहले तुम्हारे प्लान को लेकर थी, जिसमें तुमने मुझे कंपनी से बाहर करने की योजना बनाई, मुझे अयोग्य घोषित करने की योजना बनाई अगर जरूरत पड़ी, और मुझे बलि का बकरा बनाने की योजना बनाई अगर कुछ गलत होता। तुम हमें जासूसी कर रहे थे? नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे कार्यालय में सरप्राइज देने गया था और गलती से सुन लिया। मुझे बूढ़ा कहकर हंस रहे थे, मेरी बर्बादी की योजना बना रहे थे। समीर अपनी कुर्सी पर गिर गया, हार मानकर या हार का नाटक करते हुए। पापा, मैं इसे समझा सकता हूं। तुम्हारे किए गए कार्यों को उचित ठहराने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। विश्वासघात, धोखाधड़ी, पैसे की सफाई, हस्ताक्षर की जालसाजी। क्या तुम जानते हो कि कितने? जावेद खान की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने बेटे समीर को उस गंदगी में फंसा हुआ देखा।
समीर, तुमने ये क्या कर लिया? जावेद ने दुखी स्वर में कहा। तुम जेल में सालों बिताने की सोच रहे हो? पापा, कृपया, तुम समझते नहीं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं बुरे लोगों के कर्ज में था जो खतरनाक थे, और उन्होंने मुझे एक रास्ता दिया। कंपनी का इस्तेमाल करके अपना पैसा साफ करो और वे मेरे कर्ज माफ कर देंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हर समय विकल्प होता है, जावेद ने कहा। तुम मुझसे मदद मांग सकते थे, पर तुमने मुझे इस्तेमाल करने का फैसला किया, मुझे नष्ट करने का, और अगर कुछ गलत होता तो मुझे दोषी ठहराने का। मैं तुम्हें इसमें नहीं खींचना चाहता था। तुमने मुझे खींच लिया है। सब कुछ मेरे नाम पर है, मेरी सिग्नेचर, मेरी कंपनी, मेरी प्रतिष्ठा। अगर अधिकारियों को यह पता चला तो मैं जेल जाऊंगा, तुम नहीं। मुझे खेद है पापा, सच में मुझे खेद है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। हम सब कुछ रोक सकते हैं, पैसे लौटा सकते हैं, उन खातों को बंद कर सकते हैं, और किसी को नहीं पता चलेगा। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, जावेद ने कठोर स्वर में कहा। मैं जान चुका हूं और मैं इसे और नहीं बढ़ने दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? समीर ने पूछा। जो मुझे शुरुआत में करना चाहिए था, अपनी रक्षा करना, और इसका मतलब तुम्हारी शिकायत करना है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम एक अपराधी हो जो मेरी रक्त रंजित है, पर यह तुम्हें मुझे नष्ट करने का अधिकार नहीं देता। तभी अंजलि ने कमरे में प्रवेश किया। वह स्पष्ट रूप से बाहर से सब कुछ सुन रही थी। जावेद, कृपया अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने विरासत के बारे में। अगर तुम समीर की शिकायत करते हो तो यह स्कैंडल कंपनी को नष्ट कर देगा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया वो सब खत्म हो जाएगा। क्या यही तुम चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूं और मेरी कंपनी की सुरक्षा चाहता हूं, जो मैंने ईमानदारी से बनाई है, वो आपराधिक गतिविधि नहीं। हम परिवार हैं, अंजलि ने कहा। परिवार की रक्षा की जाती है, माफी दी जाती है। तुम्हारी दया कहां है? मेरी दया तब मर गई जब मैंने सुना कि तुम्हारे पति ने मुझे बूढ़ा कहा और मुझसे कहा कि वे मुझे अयोग्य घोषित करने की योजना बना रहे हैं। जब मैंने समझा कि वे मेरे अपराधों के लिए मुझे जेल भेजने के लिए तैयार हैं, तब मैंने सब कुछ बदल दिया। समीर ने अपनी रणनीति बदली। पापा, अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम मुझे शिकायत करते हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ घसीट लूंगा। मैं कहूंगा कि तुम सब कुछ जानते थे, कि तुमने इसे योजना बनाई थी और मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। आगे बढ़ो, कोशिश करो। मेरे पास सबूत हैं कि तुमने मेरी सिग्नेचर का फर्जीवाड़ा किया है, कि तुमने बिना मेरी जानकारी के सिस्टम में छेड़छाड़ की है। तुम्हारी बात बनाम मेरे सबूत, तुम किस पर विश्वास करते हो? वे लोग जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वे इसे बाहर नहीं आने देंगे। वे अपनी ऑपरेशन की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, यहां तक कि तुम पर भी। तुम मुझे संगठित अपराध के लिए धमका रहे हो। मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुम इसे उजागर करते हो तो सिर्फ मैं ही खतरे में नहीं हूं, तुम भी, ईशा भी, पूरा परिवार। तो मैं सुझाव देता हूं कि तुम अधिकारियों के साथ सहयोग करो, उन्हें नाम दो, जानकारी दो, जो कुछ भी तुम जानते हो, ताकि वे सभी की रक्षा कर सकें, और शायद, सिर्फ शायद, तुम्हारी सजा कम हो सके। मैं गद्दार नहीं बनूंगा। तो तुम कई सालों तक एक कैदी रहोगे, तुम तय करो। जावेद उठने लगा, पर समीर ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम उस सबूत को नष्ट नहीं करते, जब तक तुम ये वादा नहीं करते कि तुम कुछ नहीं कहोगे। मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, जब तक तुम मुझे वादा नहीं करते। समीर, अब हट जाओ। पापा, कृपया, मैं तुम्हें विनती करता हूं। मैं जेल नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। जावेद ने धीरे से उसे धक्का दिया, पर समीर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, डेस्पिरेशन में। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाले। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे अभी छोड़ दो। अंजलि ने बीच में आकर समीर को खींचा। समीर, उसे छोड़ दो। तुम चीजों को और खराब कर रहे हो। आखिरकार उसने जावेद को छोड़ दिया और जावेद उस घर से कांपते हुए बाहर निकला, न कि डर से, बल्कि गुस्से और दर्द से, क्योंकि वो उसका बेटा नहीं था। वो तो एक अजनबी था, खतरनाक, डेस्परेट। जावेद अपनी गाड़ी तक पहुंचा
चेक किया कि रिकॉर्डिंग काम कर रही है, और हां, हर शब्द कैद हुआ था, धमकियों और स्वीकारों सहित सब कुछ। उस रात उसने पत्रिका को फोन किया, मुझे कल सुबह अधिकारियों के पास जाना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है और अब इंतजार करना सुरक्षित नहीं है। समझ गया, मैं फोन करने जा रहा हूं। मेरे पास जनरल प्रोसिक्यूशन में संपर्क है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में। हम सब कुछ प्रस्तुत करेंगे और तुम्हारी और मेरी दूसरी बेटी ईशा की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन समीर ने धमकी दी है कि संगठित अपराध उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हम उसके लिए भी सुरक्षा मांगेंगे। अगली सुबह जावेद ने ईशा को फोन किया, बेटी, मुझे तुमसे तुरंत मिलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पापा, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रहे हो। मैं हूं, पर मैं फोन पर समझा नहीं सकता। बस आओ, अगर चाहो तो फरहान को भी लाओ, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। 1 घंटे बाद ईशा अपने पति के साथ आई। जावेद ने उन्हें सब कुछ बताया, हर विवरण, जो कुछ भी उसने समीर के ऑफिस में सुना था और पिछले रात की मुठभेड़। ईशा रोने लगी। मैं विश्वास नहीं कर सकती। समीर हमेशा सही भाई था, सफल। उसने ऐसा कैसे किया? मुझे नहीं पता बेटी, पर उसने किया, और अब मुझे हम सभी की रक्षा करनी है। तुम क्या करने वाले हो? मैं आज उसकी शिकायत करने जा रहा हूं और अधिकारी उसे गिरफ्तार करेंगे, शायद आज या कल। और तुम तैयार रहना, क्योंकि मीडिया इसे कवर करेगा और हमारा परिवार जांच के दायरे में होगा। फरहान ने कहा, जावेद जी, क्या संगठित अपराध का असली खतरा है? क्या हमें चिंता करनी चाहिए? संभवतः। इसलिए मैं ईशा और तुम सबके लिए सुरक्षा मांगने जा रहा हूं, जब तक कि शामिल अपराधी गिरफ्तार न हो। और कंपनी का क्या? इसका क्या होगा? वह बच जाएगी, क्योंकि मैं साबित करूंगा कि आपराधिक गतिविधियां बिना मेरी जानकारी के समीर द्वारा की गई थीं, और मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, किसी को भी निकाल दूंगा जो इसमें शामिल था। जावेद खान के चेहरे पर चिंता और दुख साफ झलक रहा था। समीर, तुम जेल में जाकर उससे मिलने का सोच रहे हो? क्या तुम कभी उसे माफ कर पाओगे? ईशा ने पूछा। मुझे नहीं पता ईशा, सच में नहीं पता। एक हिस्सा मुझसे अब भी उसे प्यार करता है क्योंकि वह मेरा बेटा है, लेकिन दूसरा हिस्सा, वह हिस्सा जो उसके किए गए धोखे को नहीं भुला सकता। उस दिन लता और अंजलि के साथ जावेद ने नैनीताल में एक सरकारी दफ्तर में दस्तावेजों और सबूतों की भरपूर फाइलें लेकर प्रवेश किया। वहां की अधिकारी रामेश्वरी, जो लगभग 50 साल की और गंभीर चेहरा लिए थीं, ने 3 घंटे तक सबूतों की जांच की। जावेद जी, ये सबूत हमारे लिए पर्याप्त हैं। हम आपके बेटे, आपके बहू और अन्य किसी भी साथी के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी करेंगे। कब? जावेद ने पूछा। आज रात, एक समन्वयित अभियान के तहत, ताकि उन्हें भागने या सबूत नष्ट करने का मौका न मिले। और मैं? जावेद ने चिंतित होकर पूछा। इस समय नहीं। आपकी सहयोगिता और यह सबूत कि आप धोखे के शिकार रहे हैं आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन आपको अदालत में गवाही देनी होगी। जैसा आप कहेंगी मैं करूंगा। आपको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के लिए आपके बेटे ने पैसे की धोखाधड़ी की है वे खुश नहीं होंगे। हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन इसे गंभीरता से लें। रात के 10 बजे अभियोजन पक्ष के दल ने समीर और अंजलि को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में खबरें फैल गईं, प्रमुख व्यवसायी का बेटा गिरफ्तार। जावेद को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी गई। बस अपनी सुरक्षा करो, लता ने कहा। 2 दिन बाद समीर ने जेल से मिलने का अनुरोध किया। लता ने जावेद को इसे टालने की सलाह दी, लेकिन जावेद को एक बार और अपने बेटे को देखने की जरूरत महसूस हुई। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा सुरक्षा के लिए, लता ने कहा। जेल का माहौल ठीक वैसा ही था जैसा जावेद ने कल्पना की थी, ठंडा, भद्दा और उदासी से भरा। 30 मिनट की मुलाकात होगी। अगर वह कुछ भी ऐसा कहे जो तुम्हें असहज करे, तो मुलाकात खत्म कर दी जाएगी। समझ गया, जावेद ने कहा। समीर 5 मिनट बाद 2 गार्डों के साथ आया। उसने नारंगी रंग की जेल की वर्दी पहनी थी। पापा, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, आने के लिए धन्यवाद। मैंने नहीं सोचा था कि आप आएंगे। मैं लगभग नहीं आया। फिर तुम आए क्यों? क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। मुझे समझना है कि हम यहां कैसे पहुंचे। पापा, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तुम क्या चाहते थे
क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी जगह जेल जाऊं? नहीं, मैं सोचता था कि तुम कभी नहीं जानोगे। मैं सब कुछ संभाल लूंगा और फिर सब कुछ सही कर दूंगा। और तुमने 8 महीने तक और पैसे धोखाधड़ी करते रहे अपने खतरनाक कर्जों से बचने के लिए। मुझे पता है, मैं खुद को रोक नहीं सका। तुमने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा पिता हूं? आंसू समीर की आंखों से बहने लगे। मुझे सब कुछ गवारा है। मैं जानता हूं कि मैंने सब कुछ गलत किया। क्या सच में? या बस इसीलिए कि तुम पकड़े गए? मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी आजादी को खतरे में डाल दिया। और अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो शायद मैं रुक जाता। तुम्हारी सच्चाई यही है। तुम मुझे एक बाधा के रूप में देखते हो, न कि पिता के रूप में। पापा, ऐसा मत कहो। आप हमेशा मेरे पिता रहे हैं, मैंने हमेशा आपसे प्यार किया। लेकिन तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया। बिना सम्मान के कोई रिश्ता नहीं होता। पिता की खोज प्यार का कोई मतलब नहीं है। समीर ने कहा, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं करूं? मैं क्या कर सकता हूं इसे ठीक करने के लिए? सच बताना, अधिकारियों को नाम देना, उन अपराधियों के बारे में जानकारी देना जिनके लिए तुम काम कर रही थी, उनकी गतिविधियों को खत्म करने में मदद करना और अपनी हरकतों के नतीजों को बिना किसी जिम्मेदारी को कम किए स्वीकार करना। अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं पूरी तरह से सहयोग करता हूं, क्या हमारे बीच कुछ फिर से बनाया जा सकता है? अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी जब मैं बाहर आऊंगा। मुझे नहीं पता लता, सच कहूं तो मुझे नहीं पता। तुम्हारे द्वारा किए गए नुकसान की मात्रा बहुत बड़ी है और मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे कभी पूरी तरह से माफ कर पाऊंगा, लेकिन मैं यह कह सकता हूं, अगर तुम सहयोग करती हो, अगर तुम सच में बदलाव दिखाती हो, अगर तुम अपनी सजा को गरिमा के साथ पूरा करती हो, शायद, सिर्फ शायद, हम दो लोग जो एक इतिहास साझा करते हैं बात कर सकें। मुझे नहीं पता कि पिता और पुत्र के रूप में, लेकिन इंसान के रूप में यह तो अधिक है जो मैं चाहता हूं, बहुत अधिक। क्योंकि तुम जो डिजर्व करती हो वह है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और कभी पीछे मुड़कर ना देखूं। लेकिन मैं एक संभावना पेश कर रहा हूं, बहुत छोटी, बहुत शर्तों पर आधारित, लेकिन संभावना। और मां, अगर वह यहां होती तो वह क्या कहती? लता का नाम सुनकर मेरे दिल में एक ठोकर लगी। तुम्हारी मां तबाह हो जाती, बिल्कुल तबाह, क्योंकि उसने तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया और तुम्हारे इस रूप को देखकर उसका दिल टूट जाता। मुझे पता है, और यही मुझे सबसे ज्यादा दुखी करता है। मैंने न केवल तुम्हें निराश किया, बल्कि उसकी याद को भी, जो कुछ उसने मुझसे उम्मीद की थी उसे भी। तो उसकी याद का सम्मान करो और एक बेहतर इंसान बनो। यह आसान नहीं होगा और इसमें साल लगेंगे, लेकिन यही एक तरीका है। मैं कोशिश करूंगा, तुम्हें वादा करता हूं। वादे समीर के लिए कोई मायने नहीं रखते, केवल कर्म मायने रखते हैं। यह याद रखना। मैं उठकर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले समीर ने और कुछ कहा। पापा, तुम्हें एक बात जाननी है। अंजलि 2 महीने की गर्भवती है और जब बच्चा जन्म लेगा मैं यहां जेल में रहूंगा और वह बच्चा बिना पिता के बड़ा होगा। जो मैंने किया उसकी सजा के रूप में मेरा दिल धड़कना बंद कर गया। एक पोता, मेरा पोता, जो सबसे बुरे हालात में जन्म लेने जा रहा है। अंजलि को पता है। हां, इसीलिए वह इतनी परेशान और डरी हुई है, क्योंकि वह गर्भवती है और उसका पति जेल में है और उसे नहीं पता कि वह कैसे जिएगी। तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? मुझे मैनिपुल करने के लिए, ताकि मैं दया महसूस करूं और आरोप हटा दूं? नहीं, आरोप नहीं हटाए जा सकते, ये पहले से ही राज्य के हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि वह बच्चा निर्दोष है और उसे मेरी गलतियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर तुम कर सको, अगर तुम चाहो, तो शायद तुम यह सुनिश्चित कर सको कि वह ठीक है। मेरे लिए नहीं, उस बच्चे के लिए। मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन समीर, मुझे ध्यान से सुनो। मैं अंजलि को बचाने नहीं जा रहा, मैं उसके खर्चे नहीं उठाने जा रहा, मैं वह बैंक नहीं बनने जा रहा जो मैं हमेशा से था। अगर मैं उस बच्चे की मदद करूंगा तो यह मेरे शर्तों पर, सीमाओं के साथ, शर्तों के साथ और निगरानी के साथ होगा। मैं समझता हूं, और कम से कम इसे विचार करने के लिए धन्यवाद। मैं जेल से मिश्रित भावनाओं के साथ बाहर आया,
मैनिपुलेशन पर गुस्सा, धोखे पर दुख, लेकिन एक निर्दोष बच्चे के लिए चिंता जो इस तबाही के बीच जन्म लेने वाला था। ईशा मेरे साथ चल रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि वह ईमानदार था या ये एक और मैनिपुलेशन था? संभवतः दोनों। समीर हमेशा सच को मैनिपुलेशन के साथ मिलाने में अच्छा रहा है, लेकिन बच्चे की बात यह तो सत्यापित की जा सकती है। और अगर यह सच है तो मुझे निर्णय लेने हैं। अगले कुछ महीने अव्यवस्थाएं थीं। समीर का मुकदमा सार्वजनिक था, व्यापक रूप से कवर किया गया। उसकी धोखे का हर विवरण दुनिया के सामने उजागर हुआ। मुझे 2 पूरे दिनों तक गवाही देनी पड़ी कि मैंने धोखाधड़ी कैसे खोजी, सबूत कैसे इकट्ठा किए, कैसे मेरे बेटे ने मेरी कंपनी का इस्तेमाल करके 45 करोड़ रुपए का धनशोधन किया। यह शर्मनाक, दर्दनाक, लेकिन आवश्यक था। समीर को 12 साल की सजा सुनाई गई। अंजलि को 8 साल की सजा मिली, लेकिन उसकी सजा गर्भवती होने के कारण निलंबित कर दी गई। वह बच्चे के जन्म तक हाउस अरेस्ट में रहेगी, फिर उसकी समीक्षा की जाएगी। जिन लोगों के लिए वे धन शोधन कर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। 5 लोगों का एक नेटवर्क जो एक छोटे कार्टेल से जुड़ा था। सभी को दशकों की जेल का सामना करना पड़ा। कंपनी ने जीवित रहना जारी रखा। हम सिर्फ 30 बेनिफिशियरी ग्राहकों को खो बैठे जो स्कैंडल से डरे हुए थे, अपराध से जुड़ाव के कारण। लेकिन जो लोग बने रहे वे वफादार थे। उन्होंने समझा कि मैं एक शिकार था, न कि अपराधी। मैंने नए संचालन निदेशक को नियुक्त किया, कोई बाहरी, बिना पारिवारिक संबंधों वाला, बेदाग क्रेडेंशियल्स वाला, और मैंने सब कुछ पुनर्गठित किया। नए प्रक्रियाएं, नए नियंत्रण, नई पारदर्शिता की संस्कृति। डॉन एर्नेस्टो को उसकी वफादारी के लिए बढ़ावा दिया गया जब उसने मुझे चेतावनी दी जब दूसरों ने नहीं दी। और ईशा मेरी दाहिनी हाथ बन गई, संचालन में नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के पुनर्निर्माण में, जनसंपर्क में, दुनिया को दिखाने में कि डोमिंगेज इन एसोसिएडो स्कैंडल से अधिक था। यह एक वैध कंपनी थी जिसमें 30 वर्षों का अच्छा काम था। मुकदमे के 6 महीने बाद अंजलि ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने दादा के नाम पर उसका नाम मातेओ रखा। उसने मुझे अस्पताल से फोन किया। जावेद, मुझे पता है कि शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चा यहां है और मैंने सोचा कि तुम जानना चाहोगे कि वह कैसा है। स्वस्थ, सुंदर। उसके आंखें समीर और तुम्हारी हैं, डरी हुई, अकेली, यह नहीं जानती कि मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी, लेकिन यह तय कर लिया है कि मैं इसे सही तरीके से करूंगी, एक बेहतर मां बनने के लिए, जो मैंने पत्नी के रूप में किया। अंजलि, बच्चे के बारे में, मातेओ के बारे में मैं उसे जानना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं। जब तक तुम स्पष्ट नहीं कर लेती कि मेरे लिए उसके साथ कोई भी संबंध मेरी शर्तों पर है। नहीं। पिता की खोज, मैं समझता हूं और स्वीकार करता हूं। तुम जो भी निर्णय लो, मैं उसका सम्मान करूंगा। 2 महीने बाद मैंने अंजलि और समीर से उनके छोटे से अपार्टमेंट में मिलने का फैसला किया जो नैनीताल में था। यह वह जगह थी जो उन्होंने खोई हुई भव्यता से बहुत अलग थी। समीर एक साधारण पालने में सो रहा था, नीली चादर में लिपटा, छोटा मासूम, उस जटिल दुनिया से बेखबर जिसमें वह पैदा हुआ था। यह बहुत सुंदर है, मैंने कहा। यह अपने पिता का दिखता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके पास तुम्हारा दिल, तुम्हारी नैतिकता और तुम्हारी ताकत होगी। अंजलि ने जवाब दिया, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे बड़ा करोगे, तुम क्या मूल्य सिखाते हो। मैंने वादा किया, मैं इसे सही तरीके से करूंगा, मैं वही गलतियां नहीं दोहराऊंगा। और समीर, क्या तुमने उससे मुलाकात की? मैंने पूछा। एक बार जब समीर का जन्म हुआ था, लेकिन उसे सलाखों के पीछे देखना बहुत मुश्किल था, यह जानकर कि वह वर्षों तक वहीं रहेगा, और मुझे पता था कि इसमें मेरी भी गलती थी। कम से कम तुम अपनी गलती मानती हो, अंजलि ने कहा। मैं अनिवार्य चिकित्सा सत्र में हूं, जो मेरी नजरबंदी का हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी भी है, क्योंकि मुझे यह समझना है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने आसान पैसे को नैतिकता पर प्राथमिकता दी। क्या तुमने कुछ सीखा? मैंने पूछा। हां, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। यह मैं पहले से जानती थी, लेकिन अब यह मेरी आत्मा में बस गई है, क्योंकि मैंने दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति होने के बावजूद दुखी जीवन जिया है।
इस छोटे से अपार्टमेंट में साधारण कपड़े, साधारण भोजन है, लेकिन मुझे शांति है क्योंकि मैं एक झूठ नहीं जी रही हूं और मेरे पास समीर है जो वास्तव में मायने रखता है। हमने एक समझौता किया। मैं समीर को हर महीने एक बार देखूंगी। मैं उसे बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करूंगी, डायपर, दूध और अन्य जरूरतें, लेकिन कुछ अतिरिक्त नहीं। और जब वह बड़ा होगा, अगर अंजलि एक जिम्मेदार मां साबित होती है तो मैं और भी अधिक देने पर विचार करूंगी। लेकिन अंजलि, अगर तुमने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की, अगर तुम समीर का इस्तेमाल पैसे के लिए करोगी, तो यही सब खत्म हो जाएगा। कोई दूसरी मौका नहीं, समझी? बिल्कुल, अंजलि ने कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इस बच्चे को बेहतर की आवश्यकता है। उसे एक दादा चाहिए जो उसे प्यार करे, और मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगी। 1 साल बाद, अदालत के फैसले के बाद, हमारी कंपनी फिर से स्थिर हो गई थी। पहले से इतनी बड़ी नहीं, लेकिन स्वस्थ और लाभदायक। ईशा ने नए विचारों, ऊर्जा और काम की नैतिकता के साथ बहुत योगदान दिया। पापा, उसने एक दिन कहा, मैं कंपनी के भविष्य के बारे में सोच रही थी और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ विचार करना चाहिए। क्या? मैंने पूछा। मुझे सीईओ नियुक्त करो, अंततः। न कि अभी, लेकिन 2 या 3 साल में, जब तुम पूरी तरह से पुनर्निर्माण कर लो और रिटायर होने के लिए तैयार हो। क्या तुम सुनिश्चित हो? मैंने पूछा। यह बहुत काम है, बहुत दबाव। मुझे पता है, लेकिन मैं तैयार हूं और मैंने साबित कर दिया है कि मैं इसे संभाल सकती हूं। और समीर के विपरीत मेरी कोई दूसरी मंशा नहीं है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी विरासत को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहती हूं। और फरहान पूरी तरह से सहमत है। वास्तव में यह उसकी सोच थी। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, मैंने कहा। अगले 2 वर्षों में तुम धीरे धीरे अधिक जिम्मेदारियां ले लो, हर क्षेत्र में क्षमता साबित करो, और अंत में अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें सीईओ बना दूंगा और मैं बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रिटायर हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ, लेकिन बिना दैनिक संचालन के। धन्यवाद पापा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मुझे पता है, क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारे पास अपनी मां का दिल और उसकी नैतिकता है। समीर ने जेल में अपना पहला वर्ष पूरा किया। मैंने उसे 3 बार देखा। छोटी, असहज बातचीत, लेकिन बिना खुले दुश्मनी के। क्या तुम अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हो? मैंने एक मुलाकात में पूछा। हां, मैंने सब कुछ बताया। नाम, ऑपरेशन, पैसे के रास्ते, जो कुछ भी मैं जानता था। अच्छा, इससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। शायद, लेकिन पापा, मैंने यह सजा कम करने के लिए नहीं किया। मैंने यह सही करने के लिए किया, और क्योंकि मैंने आखिरकार समझा कि मैं परिणामों से भाग नहीं सकती, मैं केवल उनका सामना कर सकती हूं। यहां अंदर कैसे हो रहा है? मैंने पूछा। कठिन, बहुत कठिन, लेकिन यह भी स्पष्ट करने वाला है। यहां मैं नाटक नहीं कर सकता। मैं पैसे का इस्तेमाल समस्याओं को हल करने के लिए नहीं कर सकता। मुझे बस खुद को होना है और यह देखना है कि मैं वास्तव में कौन हूं। क्या तुमने समीर को देखा? मैंने पूछा। हां, हर महीने। वह अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अंजलि एक अच्छी मां बन रही है, जिस पर मैं खुश हूं। उस बच्चे को हमसे बेहतर चाहिए, और अगर तुम उसे स्थिरता, प्यार और एक दादा दे सकते हो जो उसे असली मूल्य सिखाए, तो इससे कुछ अच्छा निकला है। कुछ बुरा हमेशा कुछ अच्छे में बदल सकता है, अगर तुम इसे खोजो और इसके लिए मेहनत करो। 2 साल बाद मैंने अपना 29वां जन्मदिन अपने घर पर एक छोटे से डिनर के साथ मनाया। ईशा और फरहान, डॉन अर्नेस्टो और उनकी पत्नी, और पाट्रिशिया और मिगुएल, जो अब करीबी दोस्त बन गए थे। इसके अलावा वकील भी, और अंजलि समीर के साथ, जो अब 2 साल और 6 महीने का था। समीर बगीचे में दौड़ रहा था, तितलियों का पीछा करते हुए, पूरी तरह से अपने परिवार की जटिल कहानी से बेखबर। यह बहुत खूबसूरत है, ईशा ने कहा। नई जिंदगी, मासूमियत, इतने दर्द के बाद। यह सच है, मैंने सहमति दी। और यह याद दिलाता है कि परिवार टूट सकते हैं, लेकिन वे फिर से जुड़ भी सकते हैं। लेकिन खुद को फिर से बनाना। क्या तुमने समीर को माफ किया? पूरी तरह नहीं, शायद कभी नहीं, लेकिन मैंने जो हुआ उसे स्वीकार कर लिया है और भविष्य पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। मटेओ की रक्षा करने में, उससे कुछ ऐसा बनाने में जो मैं उसके पिता के साथ नहीं बना सका।
क्या तुम्हें लगता है कि समीर सच में बदल जाएगा? मुझे नहीं पता। उसे जेल में 10 साल और बिताने हैं। सोचने, बढ़ने या नकारात्मक होने के लिए बहुत समय है, यह उस पर निर्भर करता है। लेकिन अब मेरी जिंदगी उसके चारों ओर नहीं घूमती। यह तुम लोगों, मटेओ कंपनी और उन चीजों के चारों ओर घूमती है जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। उस रात जब सभी चले गए, मैंने अपने काम के कमरे में बैठकर उन यादों को ताज़ा किया जहां मैंने 2 साल पहले विश्वासघात का सामना किया था, जहां मैंने उस परिवार के लिए रोया जो मुझे लगा था कि मेरे पास है। लेकिन अब जब मैंने उस रात के खाने की तस्वीरें देखीं, ईशा की मुस्कान, मटेओ का खेलना, अंजलि का अंततः सुकून में होना, मैंने कुछ महत्वपूर्ण समझा। तुम्हारी असली परिवार हमेशा वही नहीं होती जो तुम्हें चाहिए। और जब वो परिवार तुम्हें धोखा देता है, जब वो तुम्हें इस्तेमाल करता है, जब वो तुम्हें नष्ट करने की कोशिश करता है, तो तुम्हें फिर से बनने का हक है। यह चुनने का हक है कि तुम्हारी जिंदगी में कौन होना चाहिए। समीर ने गलत फैसले लिए, ऐसे फैसले जो उसे जेल ले गए। और जबकि मेरा एक हिस्सा हमेशा उसे प्यार करेगा क्योंकि वो मेरा बेटा है, एक और हिस्सा यह समझता है कि प्यार का कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें सम्मान, ईमानदारी और आपसी संबंध न हो। मैंने अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपनी शांति को चुना, उस व्यक्ति की रक्षा करने के बजाय जिसने मेरी रक्षा नहीं की। अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो, अगर यह तुम्हारे साथ किसी तरह गूंजती है, तो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समझो। परिवार में धोखा वास्तविक है, यह सामान्य है और विनाशकारी है। बच्चे अपने माता पिता की कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं पैसे को धोने के लिए। बच्चे हस्ताक्षर जाली बनाते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि पारिवारिक प्यार उन्हें नकारात्मक परिणामों से बचा लेगा। लेकिन प्यार अपराध की रक्षा नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। और माता पिताओं को अपने आप को बचाने का अधिकार है, न्याय की खोज करने का अधिकार है, सीमाएं तय करने का अधिकार है, यहां तक कि जब वो सीमाएं उनके बच्चों के लिए जेल का मतलब बनती हैं। मैं अपने बेटे को आश्चर्य में डालने गया और पता चला कि वो मुझे पैसे धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, कि वो मुझे एक बूढ़े के रूप में देखता था जो जरूरत पड़ने पर मुझे नष्ट कर देगा। और भले ही यह दर्दनाक था, भले ही यह मुझे भावनात्मक रूप से लगभग नष्ट कर दे, मैंने अपनी रक्षा की। मैंने सबूत इकट्ठा किया, शिकायत की और जिंदा रहा। और आज 2 साल बाद मेरे पास एक साफ सुथरी कंपनी है, एक बेटी है जो मेरा सम्मान करती है, एक पोता है जो बेहतर माहौल में बड़ा हो रहा है और मानसिक शांति है जो मुझे सालों से नहीं मिली थी। क्या अपने बेटे के खिलाफ शिकायत करना सही था? यह एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैंने उस रिश्ते को खो दिया जिसे मैंने सोचा था कि हमारे बीच था। लेकिन मैंने कुछ और मूल्यवान पाया, प्रामाणिकता, सुरक्षा और यह विश्वास कि मैंने सही किया। भारत की राजधानी से 19 साल की उम्र में और विश्वासघात से पुनर्निर्मित जीवन के साथ मैं तुमसे साहस की कामना करता हूं। साहस सच्चाई देखने का, साहस दस्तावेज बनाने का, साहस कार्रवाई करने का और साहस के साथ जीने का, सही करने के परिणामों के साथ जीने का, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे बेटे ने मुझे बूढ़ा कहा, उसने मुझे इस्तेमाल किया, मुझे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं अधिक समझदार था, अधिक तैयार था। और जब समय आया तो मैंने अपनी रक्षा करने में कोई संदेह नहीं किया। और जबकि मेरे दिल का एक हिस्सा अभी भी उस चीज के लिए दुखी है जो मैंने खो दिया, एक और हिस्सा उस चीज का जश्न मनाता है जो मैंने पाया। बिना किसी डर के जीने की स्वतंत्रता, बिना इस्तेमाल किए और उन लोगों से घिरा हुआ जो मेरी वास्तविकता की सराहना करते हैं। यही दिन के अंत में वास्तव में मायने रखता है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर यह तुम्हारी किसी तरह मदद की, अगर यह तुम्हें दृष्टिकोण या साहस दिया अपनी स्थिति का सामना करने के लिए, तो इसे साझा करो, क्योंकि कहीं और कोई और किसी परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे पता होना चाहिए कि वह अकेला नहीं है, कि वह अपनी रक्षा कर सकता है और कि जिंदा रहना संभव है। खून का कोई मतलब नहीं है जब यह दुर्व्यवहार को सही ठहराने की बात आती है। प्यार केवल सम्मान के बिना पर्याप्त नहीं है। और जो परिवार तुम बनाते हो वह कभी कभी उस परिवार से बेहतर होता है जो तुम्हें मिला। मैंने यह सबसे कठिन तरीके से सीखा ताकि तुम इसे न सीखो।